जनक की आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी जब उसने ऋषि से कहा कि वह इस शादी को नहीं चाहती। उसका स्वर धीमा लेकिन दृढ़ था, जैसे भीतर कहीं तूफान हो और बाहर शांति का मुखौटा ओढ़े हो। उसने ऋषि से आग्रह किया कि वह कम से कम अब तो हाँ कह दे ताकि बाद में दोनों किसी सुरक्षित समय पर भाग सकें। गांव वालों के कठोर फैसलों के बीच जनक ने बड़ी हिम्मत से सवाल उठाया कि यदि वह शादी कर लेती है तो उसकी पढ़ाई का क्या होगा। यह सवाल जैसे गांव की जड़ों में हिला देने वाली बात थी, पर गांव का एक आदमी फौरन बोल पड़ा कि वह शादी के बाद भी पढ़ सकती है। लेकिन उसकी नजरें संदेह से भरी थीं और उसकी बातों में छुपा व्यंग्य साफ महसूस हो रहा था। उसने ये भी पूछा कि वह बार बार ऋषि का ही पक्ष क्यों ले रही है। जनक ने बिना डरे जवाब दिया कि इंसानियत अब भी जिंदा है और वही इंसानियत उसे ऋषि की तरफ खींच रही है। उस वक्त नूतन ने ऋषि को बोलने के लिए कहा। ऋषि का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, वह पूरे गांव को पागल कह बैठा। उसकी आवाज में दर्द, गुस्सा और निराशा सब कुछ मिला हुआ था। लेकिन कंका ने तुरंत उसे उसकी सीमाओं की याद दिलाई, बोली कि वह इस गांव के नियम नहीं तोड़ सकता, और यह भी पूछा कि अगर उसने जनक के साथ रात बिताई है तो अब वह कैसे कह सकता है कि कुछ हुआ ही नहीं। ऋषि ने पूरी ताकत से जवाब दिया कि वह इस तरह के दबाव में आकर शादी करने से बेहतर है कि वह मर जाए। उसकी बात सुनकर वहां खड़ा धामू उस पर झपट पड़ा, लेकिन जनक ने खुद को उसके और ऋषि के बीच में डालकर उसे रोक लिया। जनक ने सबको याद दिलाया कि ऋषि ने ही पराशर को मौत के मुंह से बचाया था और उस उपकार को वह कैसे भूल सकते हैं। मगर भीड़ तो उग्र हो चुकी थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि चाहे कुछ भी हो, शादी तो अब होकर ही रहेगी। उस समय जनक ने धीरे से ऋषि से कहा कि वह इस समय मान जाए, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ऋषि ने उसकी बात ठुकरा दी, बोला कि उसे डर नहीं लगता। गांव वालों की धमकियों के बावजूद वह झुकने को तैयार नहीं था। तभी किसी ने जान से मार देने की धमकी दी और जनक का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वह बोली, ऋषि प्लीज, अदिति और उसके परिवार के बारे में सोचो। क्या तुम उनकी उम्मीदों को ऐसे तोड़ सकते हो? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक गहरा विश्वास था कि ऋषि उसकी बात मानेगा। काफी देर तक सब चुप रहे और फिर ऋषि ने आखिरकार हाँ कह दी। वह कोई खुशी से नहीं बल्कि हालात की मजबूरी में झुका था। यह देख गांव वालों में एक अजीब सी जीत की भावना थी। धामू ने ऐलान कर दिया कि उनकी शादी अगले दिन होगी। भीड़ धीरे धीरे बिखरने लगी, लेकिन जनक और ऋषि वहीं खड़े रह गए, जैसे किसी तूफान के बाद बचे हुए दो पेड़ हों जो अब भी कांप रहे हों। दूसरी ओर ऋषि के परिवार का माहौल बिल्कुल अलग था। चिंता, बेचैनी और उम्मीदें सब एक साथ बिखरी हुई थीं। सभी यह सोच रहे थे कि ऋषि फोन क्यों नहीं उठा रहा। शूरजीत को यह लगने लगा कि शायद वह गांव में ही कहीं अटका रह गया है और उसका मन एक अनकहे डर से भर गया था। तनुश्री, जो हमेशा मजबूत बनी रहती थी, इस बार खुद को रोक नहीं पाई और रो पड़ी। उसकी आंखों में बेटे को खो देने का डर झलक रहा था। इंदुमती ने उसे ढांढस बंधाया, उसकी पीठ थपथपाई, जैसे माँ अपनी बेटी को भरोसा देती है कि सब ठीक होगा। इधर ईशानी घर के कामों में लगी हुई थी। उसने नाश्ता तैयार किया था, लेकिन उसके चेहरे पर भी एक खामोश तनाव साफ था। तभी प्रलय के फोन पर जीत का कॉल आया। जीत ने सभी का हालचाल पूछा और यह भी बताया कि वह जल्द ही पीहू से मिलने आने वाला है और साथ ही व्यापार पर भी चर्चा करेगा। पीहू ने थोड़ी देर जीत से बात की, लेकिन जैसे ही कॉल खत्म हुआ, उसने प्रलय को ईशानी को घर लाने के लिए फटकार लगाई। प्रलय ने शांत स्वर में ईशानी का पक्ष लिया, बोला कि वह अपने विवाह के समझौते के बावजूद पूरा प्रयास कर रही है कि सब ठीक से हो। उसके शब्दों में ईमानदारी और ईशानी के प्रति एक सम्मान था जो शायद अब तक किसी ने नहीं देखा था। इस पूरे दृश्य में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले का सन्नाटा। हर किरदार अपनी अपनी जगह पर किसी न किसी जाल में फंसा हुआ था। जनक और ऋषि उस सामाजिक व्यवस्था के शिकार हो चुके थे जहां मर्यादा और परंपराएं अक्सर इंसानियत को कुचल देती हैं। वहीं दूसरी ओर ऋषि का परिवार, खासकर तनुश्री और शूरजीत, अपने बेटे की सलामती के लिए एक एक पल गिन रहे थे।
इन दोनों दुनियाओं के बीच एक अदृश्य डोर थी, भरोसे की, प्रेम की और उस आस्था की जो हर बार टूटने के बाद फिर जुड़ने का साहस करती है। ये शुरुआत थी उस साजिश की, उस कुर्बानी की, जिसमें झनक को अपनी पढ़ाई, सपने और आजादी की कीमत चुकानी पड़ रही थी और ऋषि को अपने आत्मसम्मान, विचार और परिवार के बीच संतुलन बनाना था। पर इस मजबूर सहमति में भी एक नया अध्याय शुरू हो रहा था, जो शायद उन्हें वहां पहुंचाएगा जहां से वे फिर से अपने जीवन की परिभाषा तय कर सकें। ईशानी थाली में गर्मागर्म खाना लेकर कमरे में आई। उसकी चाल धीमी लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने पीहू की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, मैं आपकी मदद कर देती हूँ नीचे चलने में। लेकिन पीहू का चेहरा कस गया। उसकी आवाज में तल्खी उतर आई, सीमा में रहो ईशानी, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे सहारे की। ईशानी ने पल भर को कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मुस्कान टिकी रही, मानो वह इन तीखी बातों की आदी हो गई हो। उसने सबको भोजन परोसा, सादगी और अपनत्व के साथ। जैसे ही खाने की महक फैली, पीहू ने थोड़ा चखते ही कहा, खाना अच्छा है। कहाँ से सीखा तुमने ये सब? ईशानी का जवाब सीधा था, लेकिन उसमें छुपी पीड़ा साफ महसूस की जा सकती थी। जिंदगी ने सिखाया। पीहू ने एक पल के लिए उसकी ओर गौर से देखा, मानो इस एक वाक्य में उसकी पूरी कहानी छुपी हो। फिर उसने चुटकी लेते हुए पूछा, पर मेरा पसंदीदा खाना क्यों नहीं बनाया? ईशानी ने बिना शिकवा किए कहा, किसी ने पूछा ही नहीं। उसी क्षण दरवाजा खुला और जीत अंदर आया, जैसे उसकी मौजूदगी से पूरा माहौल हल्का हो गया हो। वह मुस्कुराता हुआ सबको बधाई देने लगा, पीहू को मिठाई और फूल दिए और ईशानी को एक खूबसूरत फोटो फ्रेम उपहार में थमाया। ईशानी ने जैसे ही फ्रेम को खोला, उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए चमक उठीं। फ्रेम में वही फोटो थी जो उसने अपने बचपन के कुछ हसीन दिनों में खिंचवाई थी, जीत के गांव में बिताए गए वक्त की एक निशानी। प्रलय, जो सब देख रहा था, ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे पास ये फोटो कैसे आई? जीत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि ईशानी हमारे गांव से है। एक दोस्त ने भेजी थी ये फोटो। ईशानी का दिल एक पल के लिए तेजी से धड़कने लगा। इतनी पुरानी पहचान फिर से सामने आ गई थी और अब वह सबकी नजरों में थी। इधर घर का एक और कोना चिंता में डूबा हुआ था। अनिरुद्ध ने अदिति को सांत्वना देते हुए कहा, हो सकता है ऋषि का फोन साइलेंट हो, चिंता मत करो। पर अर्शी ने उसका समर्थन नहीं किया। उसने सीधे तौर पर ऋषि की जिम्मेदारी पर सवाल खड़ा कर दिया। वो कितना गैर जिम्मेदार है, सब छोड़ के चला गया और अब फोन भी नहीं उठा रहा। अदिति ने फौरन उसका बचाव किया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, मैं सिर्फ ऋषि से शादी करूंगी, वो चाहे जहां हो। मुझे यकीन है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। अर्शी चिढ़ गई और बोली, इसका फैसला अब तुम्हारा नहीं है, हमें अपने परिवार को इसकी जिम्मेदारी लेने देनी चाहिए। अनिरुद्ध ने उसकी बात को वहीं काटते हुए कहा, बस करो अर्शी, अदिति को परेशान मत करो, मैं देख लूंगा सब कुछ। अदिति की आंखों में थोड़ा सुकून आया, लेकिन भीतर ही भीतर वो भी डरी हुई थी। उधर ऋषि, जो इन सब से दूर गांव के एक कोने में अकेला बैठा था, अंदर ही अंदर उबाल खा रहा था। उसने चुपचाप कहा, ये सब पागल हैं। उसकी आंखें झनक के उस वादे को याद कर रही थीं, जो उसने उसे किया था कि वह उसे बचाएगी, शादी नहीं होने देगी। लेकिन वक्त बीतता जा रहा था और विकल्प कम होते जा रहे थे। अतः उसने मन ही मन यह फैसला ले लिया कि अगर कोई रास्ता नहीं बचा, अगर उसे मजबूर किया गया, तो वह शादी कर लेगा। मगर वह अब इस रिश्ते से कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं रखेगा। उसके लिए अब यह महज एक हालात का सौदा होगा, न कि कोई सपना। उसी समय झनक नूतन के पास पहुंची और उसका हाथ पकड़कर बोली, मौसी, मैं ऋषि को यहाँ से भागने में मदद करना चाहती हूँ। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके शब्दों में जो सच्चाई थी, उसने नूतन को भी विचलित कर दिया। नूतन के चेहरे पर कुछ पल के लिए एक पुरानी पीड़ा लौट आई और वह बोली, जब मेरी शादी जबरदस्ती हुई थी, तब भी किसी ने मेरी नहीं सुनी थी। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ झनक। झनक ने आगे कहा, आपसे एक और मदद चाहिए। आप गांव वालों को किसी तरह यहाँ से हटा दीजिए, उन्हें उलझा दीजिए ताकि ऋषि भाग सके। नूतन चुप रही, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। उसके भीतर का संघर्ष साफ था। एक तरफ गांव की मर्यादा,
दूसरी तरफ एक लड़की की आजादी की पुकार। वह जानती थी कि अगर उसने इस बार आवाज नहीं उठाई तो शायद फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। इस पूरे माहौल में हर कोई किसी न किसी उलझन में था। कोई अतीत से लड़ रहा था, कोई भविष्य को लेकर डर रहा था और कोई वर्तमान की बेड़ियों में बंधा छटपटा रहा था। ऋषि और झनक दो ऐसे मोहरे बन चुके थे जो समाज की शतरंज पर अपनी मर्जी के बिना चलाए जा रहे थे। वहीं ईशानी, जो अपने बीते दिनों की यादों से जूझ रही थी, अब धीरे धीरे घर की पहचान बन रही थी, भले ही उसे स्वीकारने में लोगों को वक्त लग रहा हो। इन सब के बीच जीत का वो एक छोटा सा तोहफा जैसे अतीत की दरवाजा खोलने वाला एक संकेत बन गया था, जो ये बता रहा था कि जिंदगी के धागे कितने अनजाने और जटिल हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये था, क्या ये धागे दोबारा सही क्रम में जुड़ पाएंगे या फिर हमेशा के लिए उलझकर रह जाएंगे।